लेकिन शुरुआत आपकी जेल कैंप से हुई थी। बहुत चीज़ हमने उस पार्टी में भी रह के सीखा, समझा, लेकिन जब आंदोलन करने की बारी आई तो आप लोगों को पता ही है कि उस आंदोलन को मेरा बेचा गया। आंदोलन को ही बेच दिया। लगातार वो लोगों की हक की बात करते हैं, जहाँ कुछ भी होता है वहाँ आंदोलन करते हुए नज़र आते हैं। ये बड़ा एलिगेशन लगा रही है आप कि आंदोलन को ही बेच दिया गया। इसमें पार्टी सुप्रीमो की संलिप्तता कितनी है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कि हम लोग राजनीति में रहे कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने उनके विचारों को देखकर पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन जब वो अपने सिद्धांतों से परे हटे, जिस चीज को लेकर हम लोग जेल कैंप को ज्वाइन किए, तो उस चीज से हट के जब पार्टी में काम होने लगा। कौन महतो के बारे में ज्यादा सोच रहा है? जेल कैंप सोच रही है, फिर आजसू सोच रही है? समाज चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपने समाज को संरक्षित करने का अधिकार होता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें इस स्टिकोटा में आना चाहिए, तो उन मानदंडों को यदि वो पूरा करती है तो है जेल कैंप को कहा जाता है कि महतो वाली पार्टी है। देखिए, कुछ दिनों में इन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया है जिसे ऐसा लगा। झारखंड की राजनीति की अगर बात करें तो आधी आबादी पर खूब फोकस किया जा रहा है। एक तरफ झारखंड सरकार मैया सम्मान योजना देकर के महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, दूसरी ओर झारखंड में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अब आगे आ रही है और राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए और इस राज्य को और सशक्त करने के लिए खुद राजनीति में आ रही है। ऐसे में आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है रजनी रवानी, जो अभी अभी आजसू ज्वाइन की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रजनी जी, अगर बात की जाए राजनीति की, महिलाओं को सशक्त करने की बात की जा रही है, आप एक खुद नेत्री है, लगातार सड़कों पर जाती है, मुद्दों को उठाती है, जनता के हित में बात करती है। आपको कैसे लगा कि राजनीति में आना चाहिए और लोगों के लिए कुछ करना है? लगा ये जब हम लोग अपने गांव में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ की जब मैंने स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखी कि हम लोग विस्थापित क्षेत्रों में रहते हैं, प्रदूषण की मार झेलते हैं, और उसके लिए हमें अपने ही जो हमारे अधिकार है, हम जीने का अधिकार हो या फिर अच्छा वातावरण हो, ये हमें नहीं मिल पा रहा। और उसके लिए बहुत चीज हमने उस पार्टी में भी रह के सीखा, समझा, लेकिन जब आंदोलन करने की बारी आई तो आप लोगों को पता ही है कि उस आंदोलन को मेरा बेचा गया। आखिर क्या कारण रहा कि जेल कैंप छोड़ने के बाद, क्योंकि एक पार्टी जो अभी काफी उभर कर सामने आ रही है, उसे छोड़ करके आप आजसू में चली आई? ऐसा नहीं है, उसमें भी जब हम जेल कैंप में थे, शुरुआती दौरों से मैं थी वहाँ पे, जो उनका महिला संगठन बना उसमें मेरा योगदान रहा हमेशा। जो उनकी जो अभी जो कमेटी बनी हुई है उनमें मेरा योगदान रहा बहुत सारा। तो बहुत चीजें हमें वहाँ सीखने को मिली। ऐसा नहीं, हम नहीं बोल सकते कि हर चीज वो नेगेटिव ही हम नहीं लेके जा सकते। बहुत चीज हमने उस पार्टी में भी रह के सीखा, समझा, लेकिन जब आंदोलन करने की बारी आई तो आप लोगों को पता ही है कि उस आंदोलन को मेरा बेचा गया। इस वजह से मैं आहत क्या हुई। हुआ था उस आंदोलन को लेकर? काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिला था, कहा गया कि आप आंदोलन करने गई हुई थी, ऊपर से फोन आया, रोक दिया गया। बहुत सारी बातें हुई थी उस आंदोलन को लेके। मुझे नहीं पता था कि ये लोग आंदोलन को लेके एग्री नहीं है, क्योंकि वो आंदोलन मेरा कोई पर्सनल नहीं था, पूरे गांव का वो आंदोलन था और हम लोग अपने अधिकारों की मांग के लिए आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही साजिश को रचते हुए उसमें बहुत सारे केंद्रीय कमेटी के लोग शामिल थे और इस धरने को तुड़वाया गया। तो इन सब चीजों को मैं अब रिपीट नहीं करना चाहती हूँ लेकिन आगे। आपने कहा कि आंदोलन को बेच दिया गया। एक तरफ आप साफ तौर पर वहां पर जो बड़े हैं, सबसे जयराम महतो, उन पर भी आरोप लग रहा है कि आपने आंदोलन को ही बेच दिया। लगातार वो लोगों की हक की बात करते हैं, जहां कुछ भी होता है वहां आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। ये बड़ा एलिगेशन लगा रही है आप कि आंदोलन को ही बेच दिया गया। इसमें पार्टी सुप्रीमो की संलिप्तता कितनी है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उन्होंने जो भी इसमें शामिल थे, जो भी पदाधिकारी, उनको उन्होंने बचाने का काम किया। तो इससे जाहिर होता है, बहुत सारी बातें जाहिर होती है जो बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए जेल कैंप, जो लगातार उभर कर सामने आ रही थी, हमने विधानसभा चुनाव में देखा, जयराम महतो एक सीट जीत करके भी आए, ऐसा लगा कि वहां पर सभी जो है बेहतर करते हुए नजर आए। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पार्टी आपने छोड़ दी, फिर आपने आजसू ज्वाइन कर लिया, जिसकी अभी स्थिति काफी डगमगाती हुई नजर आ रही है? समय, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है, और जब मैं इनके विचारों को देखते हुए पार्टी पे आई थी, सिद्धांतों को समझते हुए कि नहीं, ये एक क्षेत्रीय पार्टी है और लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, आम लोगों को क्या चाहिए, जो झारखंड के लोग हैं, झारखंड वासियों को क्या चाहिए, और
इन सब चीजों को वो यदि लेके चलते हैं मुद्दा को और लेकर आए हैं और उन पे वो काम भी कर रहे थे, तो इन सब चीजों को मैं देखती हुई आई। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं मेरे साथ हुई तो मैंने इससे इस्तीफा दिया। और आंसू में आने का कारण ये रहा कि मैंने इनकी बारीकियों को समझा, जो आंसू का इतिहास है मैंने वो पढ़ा, वो समझा कि हमारे झारखंड आंदोलन में भी आंसू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान रहा झारखंड आंदोलन में। जो युवा का जनाधार आया, छात्र युवाओं का जनाधार आया, जो झारखंड आंदोलन को दिशा और जनाधार दिया, जी। जिसके कारण झारखंड बिहार से अलग हो पाया। अलग जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है जिसको लेकर झारखंड अलग हुई, उसमें हमेशा से योगदान रहा आंसू का। तो मैं चाहती थी कि तब मैं इसी पार्टी में आऊं और अपना योगदान दूं। योगदान देना, भविष्य में क्या सोच रही है कि चुनाव लड़ना है, क्या मंशा है आपकी? अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी जब मैं देखती हूँ चारों ओर तो मुझे बहुत तकलीफ होता है कि आज इतने साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए, और क्या सोच के बिहार से झारखंड को अलग किया गया था कि हमारी सांस्कृतिक पहचान अलग है, हम खनिज से भरे परिपूर्ण है, तो जिस तरह से झारखंड का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं। और हम लोग और ज्यादा मतलब खराब स्थिति पे पहुंच रहे हैं। हमारी खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है, और हम लोग अपना जो खनिज है वो हम लोग भारत के विकास के लिए दे रहे हैं, जो झारखंड के लोग हैं भारत के विकास के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम लोग खुद उपेक्षित हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को मैं देखती हूँ, समझती हूँ, तो अंदर से आहत होती हूँ, तकलीफ होता है मुझे। क्या इसी दिन के लिए झारखंड को बिहार से अलग किया गया था? अगर बात की जाए, लगातार आप फील्ड पर जाती है, लोगों की दुख समस्याओं को सुनती है। अभी पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। एक लड़की जो है पिछले 5 महीने से मिसिंग है। इसको लेकर के लगातार आप चक्कर काट रही है, लगातार गुहार लगाती हुई नजर आ रही है उनके परिजनों के साथ। आखिर पूरा मामला क्या है वो? मामला आज से एक 1.5 महीना पहले उसकी माँ सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे संपर्क की थी कि दीदी मेरी बेटी आज से 6 महीना से नहीं मिल रही है, तो हम हमारी मदद कीजिए। हम हर जगह जाके थक चुके हैं, चाहे वो जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो के पास हो या फिर वहाँ के जो विधायक है, चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है उमाकांत रजक जी, तो वो लोग हर जगह से परेशान हो चुके थे। तो मैं गई, चीजों को समझी, तो समझने के बाद मुझे ये समझ आया कि उस क्षेत्र में लगातार लड़कियां गायब हो रही है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मिल जाती हैं। वो पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ के जो लोग हैं वो काम करने जाते हैं और भोले-भाले लोग हैं। तो उस स्थिति में वहाँ के बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है और वो इस रैकेट का शिकार हो रही हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक वहाँ पे खोजबीन की, बातों से लोगों का पता चला, और हमेशा से लड़कियाँ वहाँ गायब होती हैं। एक जो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका कहना था, मुझे हँसी भी लगा उनकी बातों को सुन के, कि उनका कहना था कि यहाँ तो रोज़ लड़कियाँ गायब होती हैं। मतलब पार्टी के नेता है? पार्टी के नेता नहीं थे किसी वो। पार्टी के? नहीं, पुलिस का ही कहना था कि यहाँ पे लड़कियां रोज गायब है। तो मैं, रोज गायब होती है फिर मिल भी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक रैकेट है और उस रैकेट का ही शिकार ये 18 साल की लड़की हुई है। तो इसको आगे उठाने के लिए आप क्या करिए? आपका कहना है कि जेल कैंप से भी पहले संपर्क किया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो स्थानीय विधायक है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। गंभीर समस्या जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आ रहा है, और आप जिस तरीके से कह रही हैं कि अधिकारी ऐसा कह रहा है कि यहाँ तो लड़कियां गायब होना आम बात है, बाद में मिल जाती है। मतलब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सबसे पहली बात, हमें लगता है कि वहाँ उस क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। जो स्कूल है वहाँ पे इस तरह की, जब उस तरह की घटनाएं घट रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। तो लड़कियों को खास करके समझाना चाहिए, और इसमें वहाँ के लड़के भी शामिल है। आसपास के जो युवा लोग हैं, लड़के हैं, वो भी इसमें शामिल है और इसके शिकार है। चलिए, अब जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप आजसू ज्वाइन की हुई है, कुछ दिनों पहले एक तस्वीर भी सामने आई थी। अगर सुप्रीमो की बात की जाए आजसू सुदेश में, तो वो आपके साथ थे। कैसा लगा जब उनसे सामने फेस टू फेस मुलाकात हुई, बात हुई? उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे जब मेरी बात हुई सबसे पहले बार, तो मैंने हम इस चीज़ को समझे कि वो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं, और वो झारखंड के विकास को लेकर सोचते हैं। यहाँ का जो अभी ये है, जो परिस्थितियाँ झारखंड में बनी हुई है, उनको लेके उनकी जो सोच है वो बहुत ही बारीकी से उस बारे में सोचते हैं। तो मिलके मुझे अच्छा लगा कि सुलझे हुए इंसान हैं और ये आगे कुछ झारखंड वालों के लिए कर सकते हैं, यदि मौका मिला तो।
लेकिन अगर बात की जाए, लगातार जेल कैम और आजसू में कंपैरिजन होता है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर आजसू को है तो वो जेल कैम से है, और जेल कैम भी शायद ये बात मानती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले 1-2 सालों में जितने भी जो जेल कैम के पुराने सदस्य थे, चाहे आप हो, चाहे फिर हजारीबाग से शायद मनीष मेहता हो, प्रदीप महतो हो, शायद वो भी सभी जो है आजसू ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जेल कैम वालों के लिए बस एक विकल्प ये है कि वो आजसू में आ जाए। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने जो सोचकर जेल कैंप को ज्वाइन किया था, मेरी कोई राजनीतिक हमारी कोई पहचान नहीं है मेरे परिवार की कि हम लोग राजनीति में रहें कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने उनके विचारों को देखकर पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन जब वो अपने सिद्धांतों से परे हटे, जिस चीज को लेकर हम लोग जेल कैंप को ज्वाइन किए, तो उस चीज से हट के जब पार्टी में काम होने लगा, तो अलग होना क्या सिद्धांत था, स्वाभाविक बात क्या है। सिद्धांत था और कहाँ हट रहे हैं? सिद्धांत हमारा ये था कि हमारे झारखंड हमें झारखंड के हित के बारे में सोचना है कि हमारे झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार कैसे मिले। सबसे पहली बात, हमें अच्छा वातावरण में जीने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति होता है, उन्हें अच्छा वातावरण चाहिए। सबसे पहले हम लोग उस वातावरण में है नहीं। जिस हिसाब से यहाँ पे कोयला निकाला जा रहा है, यहाँ पे दोहन किया जा रहा है, जादूगोड़ा पता है वहाँ जी पे, बिल्कुल। वहाँ भी अपाहिज लोग पैदा हो रहे हैं। तो उस सब चीजों से हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं था कि झारखंड का ये हाल होगा। तो हमें लगा था कि एक उगता हुआ सूरज है जो झारखंड को शायद एक बदल सकता है। हम बदल सकता है। लेकिन जब हमें ठेस पहुंची, बहुत गहरा आघात पहुंचा कि ये उस सिद्धांत में ये लोग तो है किस ही सिद्धांत नहीं। पे चल रही है जेल के? किस सिद्धांत पे चल रही है, मुझे तो ये कहने की लगता है आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे परत दे परत खुल रही है। हमेशा ये लोग एक दूसरे को मतलब ट्रोल करते हैं। इनका एक गैंग है, सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया गैंग है, जो इनको रास्ता दिखाते हैं कि नहीं आप यहाँ गलत कर रहे हो, बस ये लोग ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं, अच्छा खराब गलत। लेकिन ये ट्रोल करके ये नहीं समझ पा रहे कि ये अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कंपैरिजन चल रहा है कि कौन सी पार्टी बेहतर है, कौन महतो का हित चाहती है। क्योंकि अगर आजसू की बात की जाए, महतो पार्टी कहा जाता है, जेल कैम्प महतो वर्सेस महतो। ऐसा नहीं लग रहा है कि महतो की पार्टी बनकर रह गई है जेल कैम्प, और आजसू को इससे कंपैरिजन किया जा रहा है? नहीं नहीं, गलत है, ये सब गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। आंसू में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। बहुत ही यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सुलझे हुए हैं, और एक नियम है, एक क्या बोल सकते हैं, एक अनुशासन। पार्टी में जो एक अनुशासन होना चाहिए, उद्दंडता नहीं होना चाहिए पार्टी में, वो अनुशासन मुझे इस पार्टी में दिखती है। और यहाँ के पदाधिकारियों में जो पदाधिकारी है उनमें दिखती है मुझे। जो ऐसा इनके नहीं कार्यकर्ता है वो भी अनुशासित है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी आप बात करें कि ऐसा कुछ नहीं है, महतो की पार्टी नहीं है? अभी रेल टेका, डहर चेका चल रहा था, कुर्मी आंदोलन चल रहा था, इसमें आजसू भी समर्थन देती हुई नजर आ रही थी, जेल कैम भी। ऐसा लग रहा है कि हितैषी बनती हुई नजर आ रही है। कौन महतो के बारे में ज्यादा सोच रहा है? जेल कैम सोच रही है, फिर आजसू सोच रही है? समाज चाहे कोई भी हो, हर किसी को अपने समाज को संरक्षित करने का अधिकार होता है। यदि उन्हें लगता है कि उन्हें इस स्टिकोटा में आना चाहिए, तो उन मानदंडों को यदि वो पूरा करती है तो बिल्कुल मतलब आना आप भी चाहिए। चाह रही है कि आना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि एक आदिवासी अपने ये पे आने के लिए जिन मानदंड एक होता है, जिसको वो पूरा यदि करते हैं तो फिर बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन निशा भगत की बात की जाए, उन्होंने बयान दिया था कि आदिवासी पैदा लेते हैं, आदिवासी बनते नहीं हैं। इसको लेकर के भी खूब हो हल्ला बवाल बहुत कुछ देखने को मिला था। और आपके बयान से भी ऐसा लग रहा है कि आजसू भी यही चाहती है, हितैषी बनना। जो महतो वोटर्स है, जेलकेम भी वही चाहती है। जेलकेम को कहा जाता है कि महतो वाली पार्टी है। देखिए, कुछ दिनों में इन लोगों ने ऐसा कुछ-कुछ काम किया है जिससे ऐसा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। पार्टी में तो हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग हैं और अच्छे पोस्ट पर भी हैं, चाहे वो जेलकेम हो या फिर आसू पार्टी हो। तो मैं हर किसी को अधिकार है कि अपने समाज को संरक्षित करे, उनके हक अधिकार को दिलाए, तो शायद ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, अपने समाज को हक अधिकार दिला रहे हैं। लेकिन अगर धनबाद की बात की जाए, कोल माइंस वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खनन को लेकर के खूब सारी बातें होती है, पोल्यूशन को लेकर के बात होती है, एक्यूआई को लेकर के काफी सारे बातें हो रही है। इसको लेकर के आजसू क्या कर रही है इस क्षेत्र में? कुछ रोड मैप है, कुछ प्लान तैयार है? हाँ, रोड मैप तो तैयार हो रहा है धीरे-धीरे, अब उस पे काम भी होगा आगे, और एक बृहद तौर पे होगा। जिस हिसाब से मैंने पहले 2 साल पहले बहुत सारे कैंपेन चलाए प्रदूषण को लेकर, एक रैली वगैरह हुई, सब भी निकाली थी, और हर जगह मैंने डीजीएमएस से लेकर हर जगह लेटर दिया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जो यहाँ पे हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारे कामें हम लोगों ने किया, लेटर दिया। लेकिन अभी भी
वो रुका नहीं है और बृहद मतलब बहुत ज़्यादा ये पे हो रहा है। तो उसपे एक हम लोग बना रहे हैं और उसपे जल्दी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर आपके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही थी। हालाँकि उस विषय पे ज़्यादा हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आखिर जेल कैंप में ऐसा क्या हुआ था? कुछ लोगों का ये कहना है कि जो शुरुआती पार्टी में थे, उनके साथ थोड़ा भेदभाव हो रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2-3 नेता ऐसे थे, बड़े नेता थे। फिर आपको लेके भी कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिला, इसके बाद आपने पार्टी छोड़ दिया। इसको क्या कुछ ऐसा हुआ था जिसको लेकर खूब चर्चाएँ चल रही थी सोशल मीडिया पर? गलत मैं हो सकती हूँ। मुझसे पहले बहुत से जो पदाधिकारी थे या फिर कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। आप संजय मेहता हजारीबाग से, जी। आकाश तीर्थनाथ, राज पटेल, अ, करण महतो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नामें हैं जिन्होंने अच्छे जो भाषा आंदोलन से जो शुरुआती लोग दौर से। शुरुआती दौर से थे, जो जेबीकेएसएस जो ये था संगठन था उसको उन्होंने खड़ा करने का काम किया। तो कुछ तो ऐसी बात रही होगी जिससे सब लोगों ने दरकिनार किया और अपना रास्ता तय किया। तो मैं गलत हो सकती हूँ और लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग गलत थे। अभी हमारे बागमारा से जो उनके केंद्रीय सचिव थे प्रदीप महतो जी, वो भी जेल कैंप से इस्तीफा देकर और आशू पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं न कहीं आघात पहुँचा है लोगों को, तकलीफ़ें हुई हैं, इस वजह से हम लोगों ने पार्टी को तो क्या छोड़ा। जयराम महतो आप थी, बहुत ज़्यादा सामने क्लोज़ बात हुआ करती थी। क्या जयराम महतो पार्टी में सिर्फ़ अपनी ही चलाते थे या फिर बाकी लोगों की सुनते थे? मेरी कोई क्लोज़ बात नहीं होती थी। मैं हमेशा ज़मीनी स्तर पे काम की और आगे-पीछे घूमने का काम हमने कभी नहीं किया। तो शायद इसलिए मैं गलत थी और जो जो उनके आस-पास के लोग रहते हैं, जो उनके चमचा बोल सकते हैं हम, जी। जो उनका चमचाई करते हैं, शायद उन लोगों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं और हम लोग जो धरातल पे काम करते थे, डोर टू डोर जाना, लोगों को समझाना, क्योंकि एक नैरेटिव उन्होंने फैला रखा था बाहरी-भीतरी का, तो लोग उनसे खफ़ा रहते थे। क्योंकि कहीं न कहीं सारे लोग हो जो बिहार से भी यदि कोई आके यहाँ बसे बहुत सालों से या फिर यूपी से आके बसे हैं, तो उन्हें भी कहीं न कहीं लगता था कि बारी जब बेहतरीन। हाँ, नहीं तो वो भी मतलब उनको आदर्श मानते थे जयराम महतो को कि ये हमारे आदर्श है, हमें एक अच्छा वातावरण देने में, हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाने में ये हमारी मदद करेंगे क्योंकि हमारे बच्चे यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं। तो जब ये इस तरह का नैरेटिव पार्टी में फैला तो कहीं न कहीं लोगों के मन में दुविधा आई और सवाल आते थे। तो उन लोगों को हम लोग डोर टू डोर जाके समझाते थे, पार्टी के सिद्धांतों से हम उन्हें परिचय करवाते थे कि हमारा लड़ाई आपसे नहीं है, हमारा लड़ाई हमारे सिस्टम से है, जो हम लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, उन लोगों के अधिकारों को कैसे हम लोग संरक्षित करें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ना कि आप लोगों से हमारी कोई बैर है और कोई भावना इस तरह का मन में हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग इस तरह का काम हम लोग फील्ड पे करते थे, अपने क्षेत्र में, कोयलांचल के क्षेत्र में करते थे, क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही है आधा से ज़्यादा लोग बाहर के ही रहते हैं। तो शायद इसलिए हम लोग कभी-कभी क्लोज़ नहीं रह पाए और ये बात शायद वो लोग भी नहीं समझ पाए और मैं भी समझा नहीं पाई। हम नाराज़गी को लेकर के बात कर रहे थे। काफ़ी सारे ऐसे जो पुराने आपने कहा कि कई ऐसे जो नेता थे जो शुरुआती दौर जेबी केसेस के टाइम से जुड़े हुए थे, उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया। इसका एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस दौरान जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, जब टिकट देने की बारी आई, तो उस समय जो पार्टी में नए-नए जॉइन किए थे, कुछ ऐसे थे जिनका नाम जो है कई तस्करी में तमाम चीज़ों पर सामने आ रहा था, उन्हें टिकट दे दिया गया। इनसे भी नाराज़गी देखने को मिली, फूट पड़ती हुई नज़र आई जेल के में और काफ़ी सारे लोग इस कारण भी किनारा करते हुए नज़र आए। मैं जो बोलूँगी साफ-साफ बोलूँगी, चाहे इससे किसी को तकलीफ लगे, टिकटों का तो बंदरबाट हुआ। यदि कोई पार्टी को एक नई पार्टी थी और जैसे कुछ दिन पहले उनका बयान आया कि 40-50 लड़कों के साथ मैंने पार्टी को खड़ा किया। तो वही 40-50 लड़का जो आपके साथ चले, आपके आपको आपको सपोर्ट किया, आपको उठाने में उन लोगों का पूरा हाथ रहा, तो टिकट आप उनको देते हैं। नए-नए लोग जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उन वैसे-वैसे लोगों को टिकट दिया गया। तो विरोधाभास तो पार्टी के अंदर होगा ही होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, आप कहीं की भी सीट ले लो, निरसा की सीट ले लीजिए, हम लोगों ने उन्हें कभी नहीं जाना। आप झरिया की सीट को लेके बात कीजिए, हम उनका पार्टी में क्या योगदान रहा? कोई योगदान नहीं था उनका। धनबाद की सीट का बात कर लीजिए आप। सीट बेची गई। अब क्या किया गया वही जाने, इससे क्या पता चलता है? बहुत सारी सीटें हैं, जिनका बंदरबाट किया गया, जिन्हें हम जानते नहीं, जिनको पार्टी को खड़ा करने में जिनका योगदान नहीं रहा, वैसे-वैसे लोगों को टिकट दिया गया तो विरोध तो होगा ही।
अच्छा, कई जगहों पर जो जेल कैम है उनके जो है पुराने नेता रहे हैं, उन पर जो प्रत्याशी भी रहे हैं, शायद ईचागढ़ हो या फिर कहीं पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कई जगह पर जबरदस्ती वसूली तमाम चीजों पर नाम आते रहा। जेल कैम के कई नेताओं का अब भी नाम सामने आ रहा है। इनके हाथ में बागडोर दिया गया था कि आप झारखंड वासियों के हक अधिकार को संरक्षित करेंगे। तो आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कही गई, और जब इनके हाथों में बागडोर ये दिया गया तो ये लोग वसूली करने लगे। अपने नाम, अपने सुप्रीमो का नाम को लेकर वसूली गैंग इन्होंने खड़ा किया। ट्रोल गैंग तो था ही इनका, अब वसूली गैंग भी हुआ जो वसूली करते हैं। तो सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आना ही है, आप छिपा नहीं सकते उस चीज को। आप ट्रोल की बात कर रही है, कुछ दिन पहले जब पूरा वाकया चल रहा था आपको लेकर के, जेल कैंप को लेकर के, शायद 3 नेताओं का भी नाम था, उस दौरान एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था आपके और जयराम महतो के बीच में। इसके बाद काफी सारी चीजें उसमें बात रही, इसके बाद क्या कुछ बात हो पाई थी मामला को सुलझाने की? आखिर क्या कुछ चल रहा था पूरा हाँ, मामला? बातों को सुलझाने की बातें तो आई, तो हमने तो हम एक ही बात बोले कि यदि आज हम चुप रहते हैं और यदि बदनामी के डर से, ट्रोल के डर से यदि हम चुप हो जाते हैं, तो आगे और भी पार्टी की जो महिलाएं, हम तो हट जाएंगे, लेकिन जो पार्टी की महिलाएं वो कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वो अपने हक अधिकार के लिए बात नहीं कर पाएंगे और उनका शोषण किया जाएगा। इसी वजह से हम इसमें चुप नहीं रहे, और हम चाहे कि हम इसमें इस्तीफा देके साइड हो जाए, लेकिन हम अपना सर नहीं झुका सकते थे। और रहा बात उस ऑडियो क्लिप का, तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि तो धरना दे रही, पैसा खातिर, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। तो जब मुझे पैसा ही लेना था तो मुझे धरना देने की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। तो हमारा लड़का के फंसाए हैं, तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी जो मुझे भी तकलीफ लगी कि वो उनके लड़के थे तो मैं भी तो उनकी बहन थी। लेकिन ये चीज़ सारी प्रक्रिया चल रही थी, सोशल मीडिया पर काफ़ी उनको भी ट्रोल किया जा रहा था, और आप जिस तरीके से उनका गैंग बता रही है, आपको भी ट्रोल किया जा रहा था। पारिवारिक जीवन पर एक होता है ना, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ जाता है, कुछ ऐसा भी देखने को मिला हो, क्योंकि अगर आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं अंदर में थोड़ा-सा लगता है कि मैंने जब गलत नहीं किया है, इतना ट्रोल किया जा रहा है, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, तमाम चीज़ें चलती जिस है, नई-नई हिसाब पार्टी में आना। जिस हिसाब से मुझे ट्रोल किया गया था, तो मेरे जगह कोई भी रहता तो शायद आज सुसाइड कर लिया रहता। क्योंकि मैं जिन लोगों को पार्टी में पर्सनली जानती हूँ, मैं उन लोगों को जानती हूँ पर्सनली कि ये भैया है, ये मेरी बहन है। तो उन लोगों से मेरे रिश्ते मधुर रहे, पार्टी में एक अपनत्व रहा। वो लोग यूट्यूब चैनल बना-बना के मुझे ट्रोल कर रहे थे, उल्टी-सीधी बातें कर मतलब रहे व्यूज़ थे। पाने के लिए। व्यूज़ पाने के लिए, सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए वो लोग इस तरह के काम कर रहे थे। तो ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जयराम महतो की हम बात करें, सुदेश महतो की बात कर रहे हैं। दोनों से आप मिली हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? आप जब सुदेश महतो से मिली, उनसे क्या कुछ बातें हुई थी आगे भविष्य को लेकर के? भविष्य को लेकर बातें हुई थी। मैंने सबसे पहले कोयलांचल की बातों को उठाया कि हम लोग इस तरह के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हमारा जीवन जीना दुभर हो गया है। लोग अभी बहुत चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। कोयलांचल क्षेत्र की जो पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल बेकार है। जो सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है बिल्कुल बेकार है। एक भी स्कूल में आप देख लीजिए कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, अच्छी शिक्षा मिल रही हो। बिल्कुल धूमिल जो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल है, इनसे लाख गुना अच्छा है। तो इन सब विषय पे मेरी बातें हुई उनसे। अभी धनबाद में गैस रिसाव को लेकर के भूदसांग की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आपने देखा भी, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर, तो वहाँ भूदसांग की समस्या सामने आई। साथ ही साथ गैस रिसाव का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर के क्या कदम उठा रही है? अगर आजसू की बात की जाए, क्या कुछ पहल किया जा रहा है? आज से 2 साल पहले मैं पहले ही बता चुकी कि मैंने बहुत सारी पत्राचार के माध्यम से हो या फिर रैलियां निकाल कर कैंपेनिंग करके मैंने ये सब चीजों के लिए वहाँ क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में मैंने कैंपेनिंग चलाया था कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है आगे चल के। तो लोग समझे नहीं उस चीज को। वो लोग कहते थे कि नहीं, जिधर हो रहा उधर हो रहा, मुझे उससे क्या लेना देना है। तो इस सब चीजों को, मेरा घर नहीं जा रहा है, वो लोग यही सोचते थे मेरा घर नहीं जा, जिस दिन मेरा घर जाएगा उस दिन हम आवाज उठाएंगे। हम डोर टू डोर लोगों को जाके समझाते थे कि ये आज डस्ट एक क्षेत्र में उड़ रहा है, ये बढ़ेगा, ये जो गैस रिसाव हो रहा है आज यहाँ हो रहा है, ये टोटल जगहों पे जाएगा। तो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। आज जब यह भयावह स्थिति आ गई, आप देख ही रहे हो जो पुटकी का मामला, आज जब ये भयावह स्थिति आ गई, तब सब रोड पे निकले हैं।
अच्छा, राजनीति की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि यहाँ पर मतभेद होता है, मन में कोई भेद नहीं होता है, बाकी सब जब मिलते हैं तो फिर अच्छे से बात होती है। क्या अभी जेल-खेम के जो पुराने नेता हैं उनसे बात हो पाती है, संपर्क हो पाता है? क्योंकि हमने देखा है, अगर जयराम महतो की अगर बात की जाए तो अभी कुछ दिनों पहले तस्वीर सामने आई थी इरफान अंसारी के साथ, लगातार इरफान अंसारी को वो कोसते रहते हैं। चाहे वो फरजान या जो थे, जो पार्टी छोड़ कर के चले गए थे, उनसे भी जयराम महतो की तस्वीर सामने आई। क्या पार्टी में ऐसा चलता है कि ठीक है भाई, मतभेद है, हम इस आइडियोलॉजी को लेकर के चले थे, ये नहीं चल पाया तो लेकिन अब हम हैं, अपनी व्यक्तिगत दोस्ती जो है वो बनी हुई है, ये भी देखने को मिलती है? देखिए, राजनीति में कोई स्थायी, पता ही आपको, कोई किसी का स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। विरोध उनके विचारों का किया जाता है, उनके कार्यों का किया जाता है। पर्सनली आप किसी का पर्सनल विरोध नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग ये जानते थे। लेकिन जो पार्टी के सुप्रीमो रहे हैं जयराम मातो, उन्होंने लोगों को पर्सनल आघात किया अ, हमेशा से। कुछ ऐसी बातें कही किसी को लेके पर्सनली, किसी का पत्नी, किसी के मंत्री की, विधायक की पत्नी को भाभी जी करके कह देना, इस तरह का संबोधित करना, बहुत सारी ऐसी नहीं, बातें। एक बयान शायद मुझे याद आ रहा है, जयराम मातो ने इरफान अंसारी को लेके कहा था कि वो कलकत्ता जाते हैं, साड़ी खरीद के लाते हैं, तमाम बिल्कुल, चीज़ें उन्होंने बिल्कुल। कहा था। जी, और जी, जी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर सामने आई, इरफान अंसारी से गले मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ चलते हुए नज़र, इसको लेकर के अभी ट्रोल हो रहे थे वो। ट्रोल तो होना ही है, क्योंकि वो सारा किया किया धरा है उन्हीं का है। वो किसी भी पार्टी के जो विधायक हो या सांसद हो, उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करते थे। वो सीधा बोलते थे, नहीं वो स्टेज से उतरेंगे तभी हम स्टेज पे चढ़ेंगे। तो उस समय हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, 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 कोई तो आया है कि इनके कार्यों का विरोध कर रहा है। लेकिन आज आप अपने ही ये से, जो आपका अपने सिद्धांत से आप भटके हैं, और जिस 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 बातों को लेकर आप राजनीति में प्रवेश किए, आप उसी से हट के काम कर रहे हैं, तो लोग तो ट्रोल करेंगे ही। मतलब विचारधारा बिल्कुल बदल गई है अब। बिल्कुल बदली है, और समय के साथ अभी और बदलेगी। मतलब आगे जाकर के ऐसा लगता है कि जो जयराम महतो कहते थे कि हम पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे, अभी भी उनके जो काफ़ी सारे प्रवक्ता नेता वो कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या लगता है कि हमेशा ये देखा जाता है कि आजसू की जगह जो है वो जेल-कैम लेना चाहती है, बीजेपी के साथ गठबंधन है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, आंसू की जगह ये लोग कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले इन्हें अनुशासन सीखना होगा। पार्टी में एक अनुशासन, किसी का मान सम्मान, ये सब बहुत सारी कमियां हैं अभी पार्टी में, जिन पे इन लोगों को काम करना है, तभी ये लोग रह पाएंगे। नहीं तो 2029 आते आते हमको लगता है पार्टी ही नहीं बचेगा। लेकिन बाहरी भीतरी बड़ी बात करें कि 2029 तक पार्टी नहीं बचेगा, बाहरी भीतरी की बात होती थी, इसको लेकर के भी काफ़ी ट्रोल किए गए। बिहार विधानसभा चुनाव था, जयराम महतो वहाँ जाते हैं, विपिन सर शायद थे, उनका प्रचार करते हुए नज़र आए। तो आप जो कह रही हैं कि आइडियोलॉजी जो चीज़ लेकर के आए थे, उससे पूरे से भटकते हुए नज़र आ रहे हैं वो? पूरे झारखंड का माहौल इन लोगों ने चेंज कर दिया था, और उसमें मैं भी शामिल थी। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं कर सकती, दो मत नहीं कर सकती, मैं भी इन सब चीजों में शामिल माहौल हूँ। किस तरीके से चेंज इन किया? लोगों ने बाहरी भीतरी करके रख दिया था पूरा। ये लोग अपनी एक घोरना को घोरने की बात कर रहे थे, है ना, कि हम लोग एक घोरना घोरेंगे और अपने अधिकारों को संरक्षित करेंगे। तो मैं भी बहुत प्रफुल्लित होती थी अंदर से, नहीं चलो इस घोरना को घोरने में मेरा भी। झारखंड की बात हो रही है, हाँ, झारखंड की बात हाँ, हो रही है। वो किया जाएगा। तो उन सब लास्ट में मुझे पता चलता है कि ये लोग एक घोरना यहाँ से वहां घोरते हैं, और दूसरा के उस घोरना को गिरा के फिर वहां से घोरना घोरा जाता है। इस तरह का काम पार्टी में किया जाता है। तो ये लोग एक दूसरे को ही गिराने का काम करते हैं, आप देख लीजिए, और आगे भी यही होगा। मतलब एक दूसरे में मारकाट चल रही है भाई कि कौन चहेता हो सकता है, कौन बढ़ सकता है आगे। बिल्कुल, कौन सबसे चहीता रहेगा, कौन उनके आगे पीछे घूमेगा, बस यही होता है पार्टी में, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर रजनी रवानी की बात की जाए तो क्या 2029 में जो विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में, क्या देख रही है भविष्य में चुनाव लड़ेंगी आप? अभी ऐसा हम कुछ सोचे नहीं है, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, हम चाहेंगे कि किसी अच्छे लोगों को मिले टिकट, जो हमारे हमारे जो ये है उसको चेंज कर सके। बात आप टिकट मिलने की कर रही हैं, जेल कैंप था, खुला रास्ता था, जेल कैंप लगातार ये कहती थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 81 सीटों पर वहां पर आप एक भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर सकती थी। लेकिन अगर आजसू की बात की जाए, सबको पता है गठबंधन के साथ वो लड़ती है, ऐसे में काफी कम सीटें जो है आजसू को मिलती है। ऐसे में आपके लिए चुनौती और ज्यादा होगी, अगर आप राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहती है, महिलाओं के लिए बात करना चाहती है, तो वहां पर टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिर भी आप आजसू में आई हैं। टिकट को लेकर तो पहली बात, मैं आई ही नहीं हूँ।
कभी मैंने ये नहीं सोचा, मैं जेल कैंप में भी थी तो कभी ने मैंने टिकट के बारे में बात नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि मैं पार्टी को मजबूत करना चाहती थी, अपितु पूरा झारखंड नहीं, सॉरी बागमारा नहीं, अपितु पूरे झारखंड में मैं पार्टी को स्थापित करना चाहती हूँ। जो यहाँ का महिला मोर्चा, मैं चाहती थी कि सारी पार्टियों से मजबूत हमारा महिला मोर्चा हो, और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे काम भी किए, महिलाओं को जोड़ने का काम किया, समझाने का काम किया, लेकिन समय के साथ वो ध्वस्त हो गया। अगले 5 साल में रजनी दवानी खुद को कहाँ देख रही है और पार्टी को किस तरीके से आगे लेकर के जाएगी? पार्टी ने मुझ पे विश्वास दिखाया है और मैं उसमें शामिल हुई हूँ। उन लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया है कि आप पार्टी के जो ये है आइडियोलॉजी उनको लेके चलेंगी और काम करेंगी। महिलाओं के अधिकार को हक अधिकार को दिलाने की बात हो, या फिर यहाँ के जो हमारे कोलफील्ड में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आप काम करेंगे आगे। उन्होंने विश्वास दिया, मेरे पे विश्वास किया है, तो मैं भी उन पर विश्वास की हूँ, दिलाई हूँ उनको कि मैं अच्छे से अच्छे काम करूँगी, और अभी टिकट के बारे में ऐसा कुछ हमारी बातें नहीं हुई। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि रजनी दवानी ने कहा कि साफ तौर पर अगर वो आजसू में आई है तो कुछ नई आइडियोलॉजी लेकर के आई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जब वो जेल कैंप में थी, जिस विचारधारा के साथ वहाँ पर थी, महिलाओं के लिए बात कर रही थी, लेकिन धीरे-धीरे अगर जेल कैंप की बात की जाए तो जिस विचारधारा के साथ आई थी, उससे भटकती हुई नज़र आ रही थी। काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ा और अब आजसू में आई है और उनका कहना है कि अपने क्षेत्र का और राज्य का विकास चाहती है, इसलिए इस पार्टी में है और इस पार्टी में वो सम्मान मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए था।